हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक जो क्लास 12th एनसीईआरटी का है, उसका 6th चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो हम देखेंगे पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये जो चैप्टर है उसको हम देखेंगे। उसमें हम देख रहे हैं ऑथर के बारे में आज हम देखेंगे। इसके बारे में देखेंगे, ऑथर के बारे में हम आज देखेंगे। अशोकामित्रन is a Tamil writer recounts his years at Gemini Studio in his book My Years with Boss। ये जो बोल रहे हैं राइटर हैं, ऑथर हैं अशोकामित्रन। अशोकामित्रन जो राइटर हैं वो एक तमिल राइटर हैं जो रिकॉर्ड्स किया गया है। उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने कुछ दिनों को जो जेमिनी स्टूडियो के उन दिनों को डिस्क्राइब किया है इस पोएट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर में। वो जो पोएट्स है वो अपने बुक में जो लिया है, बुक का नाम क्या है उनका, जिस बुक से इस चैप्टर को लिए हैं, माई ईयर्स विथ बॉस। वो जो बुक है उन्हीं के बुक में, अपने बुक में क्या किए हैं, जेमिनी स्टूडियो के उन दिनों को क्या किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। which talks of the influence of movies on every aspect of life in India। इसमें बता रहे हैं कि जो उनका टॉक्स था, उनका जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव था बात करने का, उस मूवी के प्रभाव को क्या कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जो बुक है, इस बुक ही के बारे में बता रहे हैं कि जो बुक है वो बुक पर क्या किए हैं, इंडिया में जो उनका जीवन था, इंडिया में उनका जो एस्पेक्ट ऑफ, प्रत्येक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, यानी कि एवरी जो एस्पेक्ट था, पहलू था उस जीवन का, उसने मूवी के उस प्रभाव में, उस मूवी के प्रभाव में क्या किए हैं, बात किए हैं। वो जो बुक में ही कहा गया है, ये माई ईयर्स विथ बॉस जो बुक है, वो बुक में ही इस इंडिया के लाइफ के जो हर पहलू है उसको, इंडिया में जो उनका जीवन है उसके हर पहलू को क्या किया गया है, उस मूवी के इन्फ्लुएंस, उसके प्रभाव के बारे में बताया गया है। आगे कह रहा है द जेमिनी स्टूडियो इज लोकेटेड इन चेन्नई वाज सेट अप इन 1940। उसमें कहा गया जो जेमिनी स्टूडियो है वो कहाँ लोकेटेड है, चेन्नई में लोकेटेड है, जो 1940 में सेटअप किया गया था। इट वाज द मोस्ट influential film producing organization of India in earlier days of India film making। उसमें बताया गया है कि एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था, जो एक प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावशाली था, क्या था, कैसा था, इफेक्टिवल था, एक फिल्म प्रोड्यूस करने का, फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था था जो इंडिया में है। अर्ली शुरुआती दिनों में ये जो फिल्म बनाने की, जो इंडियन फिल्म बनाने के जो शुरुआती दिन था, उसमें एक इन मोस्ट प्रभावशाली क्या था, फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था। कौन, ये जेमिनी स्टूडियो के बारे में बात कर रहे हैं कि जेमिनी स्टूडियो जो था एक फिल्म प्रोड्यूसिंग करने का एक प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशन था जो शुरुआती दौर में इंडिया में फिल्म बनता था। इट्स फाउंडर वाज एस वाटसन। जो उनके फाउंडर हैं वो कौन है, एस वाटसन है। द ड्यूटी ऑफ अशोकामित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। उनका जो ड्यूटी था अशोकामित्रन का उस जेमिनी स्टूडियो में क्या करना था, न्यूज़पेपर क्लिप को कट करना था, जो वाइडली वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, वो जो सब्जेक्ट्स था एक, उसके वैरायटी को वाइडली क्या करना था, उसको न्यूज़पेपर में कटिंग करना था और उसको स्टोर करना था इन द फाइल में। मेनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटेन आउट बाय हैंड। इन चीज़ों में बहुत सारे जो थे वो रिटेन आउट बाय द हैंड, ये सब बहुत सारे जो क्या करते थे, हाथ से ही काम करते थे। एंड ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, ही वाज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ जेमिनी फैमिली। फिर भी हालांकि उनका परफॉर्मेंस जो था इनसिग्निफिकेंट था, अर्थात इतना लिटिल इम्पोर्टेंट परफॉर्म था, जो उनके वर्क को बहुत जो लोग थे, हालांकि इनके जो वर्क के लोग जो थे इनसिग्निफिकेंट, बहुत लिटिल इम्पोर्टेंस देते थे उनके फंक्शन को जो परफॉर्म करते थे। ही वाज द मोस्ट वेल
फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ जेमिनी फैमिली। जेमिनी फैमिली के जो सभी मेंबर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड था, यानी कि उन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन जो थे, वेल इन्फॉर्म्ड जो थे, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन थे, अर्थात वो ज़्यादा जानते थे। जितना भी जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे लोग, उसके फैमिली के जो लोग थे, अर्थात उसमें जितना भी लोग काम करते थे उसमें सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल कौन थे? यही अशोका मित्रन जो थे वो नॉलेजेबल थे, सबसे ज़्यादा नॉलेज था। द फ्लोइंग इज एक्सर्प्ट फ्रॉम हीज बुक ईयर्स विथ बॉस। ये जो एक्सर्प्ट है, ये जो पार्ट है, ये किस बुक से लिया गया है? माई ईयर्स विथ बॉस, उसी का ये बुक है जो किनका लिखा हुआ है? अशोका मित्रन का ही लिखा हुआ है। उसी बुक से ये क्या किए हैं? लिए हुए हैं, उन्हीं का एक ये पार्ट है, पोट्स एंड पैन केक्स। अब बात करते हैं आगे इस चैप्टर के बारे में, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें आता है पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। ये जो आपको चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स, उसमें जो पैनकेक्स है वो क्या है? एक ब्रांड नेम है, किसका? एक मेकअप मटेरियल का ही ब्रांड नेम है। वो जो पैनकेक्स है वो मेकअप मटेरियल का ब्रांड का नाम है। दैट जेमिनी स्टूडियो बाउट इन द ट्रक लोडेड, और जो जेमिनी स्टूडियो जो था उस मेकअप मटेरियल को क्या करता था? ट्रक में लोड कर कर के उसे खरीदता था, यानी भर भर के ट्रक खरीदा था। ग्रेटा गैरबो वाज मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, एंड बजयंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट। ये जिसमें बताया गया है कि जो ग्रेटा गार्बो हैं वो इसको यूज करते थे, मेकअप मटेरियल को, पैनकेक्स को। मिस गोहर भी यूज करते थे, बैजयंती माला भी करती थी, बट रत्ती अग्निहोत्री जो थी वो मे नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट, और जो रति अग्निहोत्री थी उसके बारे में तो सुना ही नहीं था। पैनकेक्स जो है उसके बारे में तो रति अग्निहोत्री उस ब्रांड के बारे में, जो मेकअप ब्रांड था उसके बारे में तो सुना ही नहीं था। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ बिल्डिंग दैट वाज द बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। और इसमें कहा गया है कि जो जेमिनी स्टूडियो था वो रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय था बंगाल का प्रेसिडेंट था, गवर्नर जो था बंगाल का, उसी के जो अस्तबल था उस अस्तबल के किस पर था? अपस्टेयर ऑफ बिल्डिंग, उसके जो बिल्डिंग्स थे उसी बिल्डिंग के अपस्टेयर पर जेमिनी स्टूडियो का डिपार्टमेंट था, मेकअप डिपार्टमेंट। जेमिनी स्टूडियो में जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो कहाँ था? वो रॉबर्ट क्लाइव के जो अस्तबल था उसी अस्तबल के जो बिल्डिंग था उस बिल्डिंग के अपस्टेयर पर था। एंड अ डजन अदर बिल्डिंग इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेसिडेंस, और अ डजन अदर बिल्डिंग, और उसके अलावा एक डजन, अ डजन का मतलब लगभग 12, एक डजन मतलब 12 होता है, तो डजन अदर बिल्डिंग, और इस सिटी में रॉबर्ट क्लाइव के और 12 और भी उसके बिल्डिंग थे जो कहा गया है कि है बिन हिज रेसिडेंस, जो कहा गया है कि वो रेसिडेंस था, यानी कि वहाँ रहा जा सकता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, और उसके कम जीवन यापन का जो कम समय था, और इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, जब वो मद्रास में भी कम रुका था। रॉबर्ट क्लाइव सीम टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, इससे प्रतीत हो रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था क्या करता था? मूविंग करते रहता था, अ लॉट ऑफ मूविंग किया करता था, वो एक जगह नहीं रहता था, क्योंकि उसने मद्रास में भी स्टे किया है तो ब्रीफली ही स्टेट किया है, और उसका जीवन में भी वो थोड़ा सा ही रहा है। बिसाइड्स फाइट सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड मैरिज अ मैडन इन सेंट मैरिज चर्च इन फोर्ट सट जॉर्ज इन मद्रास। उसके बाद कहा गया कि जो
रॉबर्ट क्लाइव है, वो रॉबर्ट क्लाइव ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो केवल घूमते रहता था, लॉट ऑफ मूविंग काम किया जा करता था बिसाइड द फाइटिंग। वो फाइटिंग के अलावा, जो लड़ाई करता था उसके अलावा वो क्या करते रहता था, मूविंग करते रहता था। उसका जो फाइटिंग था वो इम्पॉसिबल बैटल वो करता था, वो कोई ऐसा बैटल नहीं था जो आसान हो, वो इम्पॉसिबल जो होता था अदर के लिए, बट ये उस बैटल को किया करता था इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, और इंडिया के वैसा जगहों पर जहाँ कोई जाता नहीं हो, इम्पॉसिबल हो जाना, वहाँ लोग नहीं जा पाते हैं, उस तरह से जगहों पर भी वो बैटल किया करता था। एंड मैरी जब मेडन इन सेंट मैरी चर्च, और एक मेडन का मतलब होता है यंग गर्ल जिसका मैरी नहीं हुआ हो, उसी से मैरी किया है किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। कहाँ मैरी किया, मद्रास के जो सेंट जॉर्ज है, फोर्ट सेंट जॉर्ज है, उसी के मैरी का चर्च था, उसी में सेंट मैरी चर्च में ही, किसका कहाँ था वो सेंट मैरी चर्च, तो मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज में वो था सेंट मैरी चर्च, उसी में क्या किया, मैरी किया। किससे किया, एक मेडन से। और गर्ल हु इज यंग गर्ल, यंग गर्ल जो होती है उसी को मेडन बोलते हैं, यंग गर्ल को मेडन बोलते हैं। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। जो मेकअप रूम था वो दिख रहा था कैसा, कि हेयर कटिंग सैलून हो जिसमें बहुत सारे एंगल से लाइट्स लगे हुए थे, और लगभग हाफ अ डजन लार्ज मिरर भी था, और हर हाफ डजन मिरर जो था, हाफ अ डजन लार्ज मिरर था, उसी के चारों तरफ क्या लगे हुए थे, सभी एंगल्स पे लाइट लगे हुए थे। दे वेयर ऑल इंसिडेंस लाइट्स incandescent light, they were all incandescent lights, so you can imagine the fairy misery of those subjects to make up। इसमें टू मेकअप उसमें बताया गया है कि जितने भी जो इंस्कैंडेंट जो लाइट था वो मतलब वैसा था जो रोशनी देता था, बट वो गर्म हॉट लाइट देता था, उसका जो लाइट था वो गर्म रहता था, उससे जो करता था वो क्या होता था, हॉट जो था वो लाइट को प्रोड्यूस करता था। कौन, इनकैंडेंस लाइट का मतलब यही है कि जो हॉट लाइट को प्रोड्यूस करे। और दे सो यू कैन इमेजिन द फेरी मिजरी का मतलब होता है रेड हॉट और डिस्कम्फर्ट, जिससे जितने भी वहाँ के जो उसमें काम करने वाले लोग होते थे वो क्या हो जाते थे, डिस्कम्फर्ट हो जाते थे ऑफ दोज सब्जेक्ट्स ऑफ मेकअप। और इस मेकअप सब्जेक्ट था, उस मेकअप सब्जेक्ट्स के से क्या हो जाते थे, मेकअप सब्जेक्ट का मतलब होता है उस लाइट से क्या हो जाते हैं, डिसकम्फर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि इतने ही उसका लाइट होता था, जितना हमें देखने में लाइट लग रहा है, बट जो उतना काम वहाँ कर रहा है उसको कितना लाइट उसका हॉट होता होगा, उसका जो रूम हो जाता है हॉट हो जाता है, इसी बात को गर्म हो जाता है, इसी बात को वहाँ कहा गया है। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट headed by a Bengali who became too big for a studio and left। जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो फर्स्ट हेडेड बाय बंगाली, उसको हेड करता था, लीड कौन करता था, बंगाली, बंगाल का एक कोई पर्सन होगा जिसे लीड करता था, जो बिकम टू बी बिग फॉर अ स्टूडियो, और उसको लगने लगा कि मैं उस स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, इसलिए उस स्टूडियो को क्या कर दिया, वो लेफ्ट कर दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाई अ धारवर कनाडिगा and Andhra, a Madras Indian Christian, and Anglo-Burmese and usual लोकल तमिल्स। इसमें कहा गया कि जब उसने अब जब छोड़ के चल गया बंगाली पर्सन उस मेकअप डिपार्टमेंट को, तो उसको सक्सीड किसने किया, एक महाराष्ट्रियन के द्वारा लीड किया गया उस अब जेमिनी स्टूडियो को, जिसमें उसको असिस्ट किया गया, उसको हेल्प किया गया किसके द्वारा, धारवाड़ कंगाड़िया के द्वारा, आंध्रा के द्वारा, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन के द्वारा, एंग्लो बर्मिस के द्वारा, एंड यूजुअल लोकल जो वहाँ के तमिल थे उन सभी के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया, उसको हेल्प किया गया इन स्टूडियो, मेकअप स्टूडियो में एज अ लीड रोल में। ऑल द शोज
All this shows that there was a great deal of nation integration long before AIR and Doordarshan began ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्रामिंग और नेशन इंटीग्रेशन। इसमें कहा गया कि जितना भी सोच थे वो सभी को क्या किया, एक डील किया गया। नेशनल इंटीग्रेशन, उस ऑल इंडिया जो आकाशवाणी था, ऑल इंडिया रेडियो एआई का फुल फॉर्म ऑल इंडिया रेडियो है। एंड उस दूरदर्शन को जो शुरुआती दौर में ब्रॉडकास्टिंग करने के नेशन इंटीग्रेशन पर, जैसे राष्ट्रीयता जो एकता होती है, राष्ट्रीय एकता, उस राष्ट्रीय एकता पर जो ब्रॉडकास्टिंग करता था ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, उससे पहले नेशन इंटीग्रेशन को लंबा डील करने की एक क्या था, उस शो किया गया था। ऑल दिस शो, जितना भी शो था वो एक डील था। किसको, ग्रेट डील था, किसके साथ, एक एकता बनाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक लॉन्ग इंटीग्रेशन करने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बनाने रखने के लिए लंबे समय तक। किससे, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जो शुरुआती दौर में जो ब्रॉडकास्टिंग किया जाता था एकता बनाने से, उससे पहले एक काम किया जाता था। कहाँ, मेकअप स्टूडियो में। यही बात बताया गया है। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिकेंट लुकिंग पर्सन इन टू अ hideous crimson hued का मतलब होता है डीप रेड कलर बना देना। मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। जैसे डीप कलर किसी को कर देते हैं, मेकअप ज्यादा कर देते हैं तो कुछ अलग डिजाइन का दिखने लगता है, उसका जो चेहरा होता है वो अलग दिखने लगता है। विथ द हेल्प ऑफ ट्रक लोडेड ऑफ पैनकेट्स एंड नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोर्शन एंड जो अदर जो मेकअप था बना हुआ था, पोर्शन और लोशन, उससे, और जो ट्रक लोडेड पैनकेक्स था उसके मदद से ही क्या किया जाता था, पर्सन को, मेकअप मैन जो थे वो पर्सन को क्या करते थे, हिडियस कर देते थे। इसका मतलब होता है कि एक्सट्रीमली अगली बना देना। हिडियस का मतलब ऐसा जैसे दिखने में जितना पहले सुंदर था उससे भी खराब लगने लगा जब इतना मेकअप कर दिया। जैसे डीप रेड कलर का मेकअप कर देने से वो ज़्यादा, और गुड लुकिंग जो पर्सन था उससे भी उसको क्या कर दिया, दिस गैंग, और जो काम करने वाला था उसको, जो गुड लुकिंग पर्सन था, डिकेंट लुकिंग पर्सन, उसको चेंज कर दिया किसमें, डिकेंट लुकिंग पर्सन को चेंज किया हिडियस क्रिश्चियन ह्यूज्ड मॉन्टर विथ हेल्प ऑफ, किसमें चेंज कर दिया, उस हिडियस में। हिडियस का मतलब और अगली एक्सट्रीमली अगली देखने वाले जो क्रिसमस ह्यूज्ड कर दिया, जो रेड हॉट कलर का था, डीप रेड कलर का था, उससे जिससे, और वो क्या दिखने लगा, मॉन्स्टर दिखने लगा। किसके मदद से ये सब काम कर रहा था, ट्रक लोडेड पैनकेक्स थे एंड नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोर्शन एंड लोशन, और नाम था मेकअप का जो पोर्शन एंड लोशन था, उससे ये सब करते थे। क्या कर देते थे, एक्सट्रीमली और अगली उसको मेकअप कर देते थे जिससे वो मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता था। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शूट आउटडोर। उस दिनों जो थे मेनली इंडोर शूटिंग हुआ करता था, लेकिन केवल 5% जो थे लोग वो बाहर जाकर शूट करते थे, विदेश में जाकर शूट करते थे। नहीं तो सभी लोग जो थे मेनली क्या करते थे, इंडोर शूटिंग होती थी, इंडोर में ही इंडोर शूटिंग करते थे। उस जो स्टूडियो है उसी स्टूडियो में शूट करते थे। आई सपोज द सेट ऑफ स्टूडियो लाइट्स नीडेड अ गर्ल्स एंड बॉयज टू मेड अ गुड अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स, मैं सपोज करता हूँ, मुझे उम्मीद है, सपोज किया कि जो सेट्स था और स्टूडियो लाइट्स था वो क्या जरूरी था, गर्ल्स एंड बॉयज का मतलब एक्टर और एक्ट्रेस को जो आवश्यकता के अनुसार क्या बना देते थे, वो लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। उस मूवी में प्रेजेंटेबल करने के लिए अगली करने का मतलब यहाँ है कि वो क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं उस बात पर। उस जो अगली इतना मेकअप कर देते थे कि वो अगले दिखने लगता था, तो इसी बात को कमेंट कर रहे थे, वे कह रहे हैं कि गर्ल्स और बॉयज को, यानी एक्ट्रेस और एक्ट्रेस को क्या कर देते थे, गुड
जो लुकिंग उसको था उसको भी लुक अगली की ऑर्डर में कर देते थे, और भी बदसूरत बना देते थे। लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, प्रेजेंटेबल करने के लिए मूवी में। और स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। एक जो स्ट्रिक्ट हायरार्की है, हायरार्की का मतलब होता है स्ट्रिक्ट हायरार्की, स्ट्रिक्ट का मतलब तो पूरा इस तरह से स्ट्रिक्ट है, वो किसी भी तरह से स्ट्रिक्ट है, कोई काम करने में कंप्रोमाइज किसी के साथ नहीं करता था। और रैंक में जो मेंबर की तरफ, हायरार्की का मतलब मेंबर कोई एक मेन हो, उससे उसके बाद दो मेन इसके यहाँ, उसके बाद इसका जो डिपार्टमेंट है इसमें 2-3 आदमी काम कर रहे हैं। तो मेन जो है हायरार्की, ये जो ब्रांच इस तरह से बन रहा इसी को हम हायरार्की कहते हैं। तो इसका एक स्ट्रिक्ट हायरार्की था जो मेंटेन किया जाता था मेकअप डिपार्टमेंट में। एंड द चीफ मेकअप एंड द चीफ मेकअप मैन जो थे वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेस को अगली बनाते थे, और सीनियर असिस्टेंट जो थे वो सेकंड हीरो को और हीरोइन को बनाते थे। बट जूनियर असिस्टेंट जो थे, मेन जो कॉमेडियन होता था उसमें, उसको जूनियर असिस्टेंट और अगली बनाते थे, एंड सो फोर्थ, उसी तरह से आगे। एंड द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और जो प्लेयर होते थे वो जो क्राउड में काम करते थे, जब मूवी में एक पार्ट होता है जो क्राउड वाला होता है, कोई भी सीन अगर क्राउड का सीन है तो जो क्राउड होता था उन सभी का मेकअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस बॉय की होती थी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हेड ऑफिस बॉय। ऐसे तो जेमिनी स्टूडियो में एक ही ऑफिस डिपार्टमेंट होता था, बट ये जो मेकअप डिपार्टमेंट इतना बड़ा था कि उसका भी एक अलग ऑफिस बॉय था, उस मेकअप डिपार्टमेंट का भी एक अलग ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, you could see him mixing his paints in giant vessel and slapping it on the crowd players। और उन दिनों जब अगर क्राउड शूटिंग हुआ करता था तो जो आप देख सकते थे कि कुड शूट, आप देख सकते थे किसको, उसको जो ऑफिस बॉय है उसको मिक्स करते हुए पेंट को एक जेंट वेसल में, एक बिग कंटेनर होता था उसमें आप पेंट को मिक्स करते हुए देखते किसको, ऑफिस बॉय को, और स्लैप इट ऑन द क्राउड प्लेयर, और जो क्राउड प्लेयर थे उस पर क्या करता था, स्लैप करता था। ये सब चीज आप अगर क्राउड शूटिंग हो रहा है तो आप देख सकते थे। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। और जो आइडिया था वो प्रत्येक पोर को क्लोज करने का, ऑन द सरफेस ऑफ फेस, और जो आइडिया था प्रत्येक पोर को क्लोज करने का उस फेस के सरफेस पर मेकअप के द्वारा, मेकअप अप्लाई करने के प्रोसेस में ही सभी फेस के जो पोर थे उस सरफेस पर क्या हो जाते थे, क्लोज हो जाते थे। यही आइडिया था। द वाजंट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय। जो ऑफिस बॉय था वो एग्जैक्टली क्या था, एक बॉय नहीं था, बट ही वॉज अर्ली 40s, वो अपने 40s की उम्र में था, 41, 42, 44 के आसपास का, अर्ली 40 के 40 की उम्र में था। अर्ली 40 का मतलब होता है जैसे जस्ट 40 के बाद, शुरुआत में ही 40 यानी 41, 42 के उम्र में था। हैविंग इंटर द studios years ago and in hope the becoming a star actor or a top screenwriter, director, lyrics writer, he was a bit of a poet। ये जो बता रहे हैं कि जो एग्जैक्टली वो क्या था, ऑफिस बॉय जो था वो एक बॉय नहीं था, बट वो अर्ली 40 ईयर्स का एक मैन था, और जो इंटर किया था स्टूडियो में कुछ समय पहले, ईयर्स एगो, जो अपने एक होप के साथ इंटर किया था, समय बिकमिंग, और किस होप के साथ इंटर किया था उस स्टूडियो में कि मैं एक स्टार एक्टर बनूंगा, टॉप स्क्रीन राइटर बनूंगा, या डायरेक्टर बनूंगा, या लिरिक्स राइटर बनूंगा। बट ही वाज अ बिट ऑफ पोएट। वो क्या बन गया, बिट ऑफ पोएट बन गया। बिट ऑफ पोएट का मतलब पोएट्स का भी थोड़ा बहुत उसको काम आता था, या वो पोएट बनना, थोड़ा बहुत पोएट बनना भी चाहता था। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। और इन दिनों मैं जो था वो राइटर बोल रहे हैं अशोका मित्रन कि मैं एक क्यूबिकल का मतलब उनका एक रूम था, उन्हीं रूम में वो अपना काम किया करते थे, छोटा सा रूम था। टू
होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडो, और दोनों साइड उनका क्या था, फ्रेंच विंडो था। फ्रेंच विंडो जो होता है, आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। और बोल रहे हैं अशोकामित्रन कि मैं उन दिनों नहीं जानता था उस समय कि ये जो खिड़कियां हैं, उनके जो रूम था उसमें क्या था, दो होल साइड्स का जो खिड़की था फ्रेंच विंडो लगा हुआ था। वही नहीं जानते थे कि ये जो विंडो लगा हुआ है वो क्या है, एक फ्रेंच विंडो है जो पूरी तरह से ओपन हो जाता है। सी मी सिटिंग एट द माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज पेपर डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। वो कह रहे हैं कि जो जब मुझे देखते थे लोग बैठे हुए, मैं अपने डेस्क पर और टीयरिंग करते हुए, न्यूज़पेपर को टीयरिंग करते हुए, उसको काटते हुए, दिन रात मुझे ये काम करते देखकर जो बहुत सारे लोग थे यही सोचते थे कि मेरा जो काम है कुछ भी नहीं काम करना रहता है। और यही चीज़, इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और उन्हीं के जैसा बॉस भी यही सोचा करते थे। So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture। और ये सब देखते हुए वे लोग आते थे, इसलिए एनीवन, कोई भी जो आ जाता था मुझे बिना पूछे ही ऑक्यूपेशन इनटू बर्ज इनटू माय क्यूबिकल, और मेरे जो रूम था उसमें बिना पूछे ही कोई भी आ जाता था, एक्यूपेशन कर लेता था, उस वर्क को करने लगता था, और बर्च इनटू हो जाता था विदाउट इंफॉर्मेशन या विदाउट परमिशन, इन कर जाता था हमारे क्यूबिकल में, और क्या कर देता था, डिलीवर करने लगता था एक्सटेंडेड लेक्चर, और बहुत सारे भाषण देने लगता था। ए जितना भी अपना रिलेटेड होता है वो भाषण को, मतलब उसको सुनाने लगता था कि तुम काम नहीं करते हो, तुम्हारा काम बहुत आसान है, या तुम्हारे यहाँ रहने से कोई काम नहीं है। इस तरह से उनको सुनाने लगते थे, लेक्चर देने लगते थे। तो द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, जो वो बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट का, वो डिसाइडेड किया आई शुड बी इनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts। वो जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो बॉय था वो क्या किया, वो डिसाइड किया, वो आया हमारे रूम में उसी तरह और डिसाइड किया कि मुझे कुछ बताया जाए, उसी तरह से कि मुझे लेक्चर सुनाया जाए। तो मुझे बताने लगा कि हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि कैसे यहाँ लिटरेरी टैलेंट जो लोग थे उनको क्या किया गया है, एक गो वेस्ट इन द डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर द बार्बर्स, और कैसे इस डिपार्टमेंट में उसको वेस्ट किया जा रहा है, जो क्या है फिट फॉर द, जो डिपार्टमेंट है ऑफिस बॉय का, वो किसके लिए है, बार्बर्स के लिए या परवर्ट के लिए। परवर्ट का मतलब ऐसा लोग जो अच्छे नहीं होते हैं, वो जो काम करने में कमजोर होते हैं, उस तरह के लोग को ये काम है ऑफिस बॉय का। मैं तो क्या हूँ, मेरे में लिटरेरी टैलेंट है कि मैं ऑफिस बॉय के रूप में इस तरह से काम करने लगा, बट मेरा में टैलेंट था कि मैं हीरो बन सकता हूँ, राइटर बन सकता हूँ, जिस तरह से वो लिरिक्स राइटर बन सकता हूँ, वो आया था वहाँ बनने, उसी को वो अपना बताने लगा कि मेरे पास बहुत सारे टैलेंट हैं। आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, और वो राइटर बोल रहे हैं अशोकामित्रन कि ये सब लेक्चर को सुन के मैं हमेशा सोचा करता था कि हमारा हर समय क्राउड का शूटिंग हो, कि मैं वहाँ मेकअप करते रहूँ। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट सेव मी फॉर हिज इपिक, और इसके अलावा कोई भी मुझे सेव नहीं कर सकता था इस सब इपिक्स से, अपने इस इपिक्स से। जो लॉन्ग लेक्चर दिया करता था उस इपिक्स से क्या करता था, मुझे कोई नहीं सेव कर सकता।